कहानी की शुरुआत होती है केल्विन नाम के एक लड़के से, जो एक ऐसी जगह पर अपनी आंखें खोलता है जिसे वो बिल्कुल नहीं पहचानता। बस उसे इतना पता है कि उसकी मौत किसी गॉड की गलती की वजह से हुई थी और उसी गलती को ठीक करने के लिए उसे एक नई दुनिया में भेज दिया गया है। केल्विन ने इस नई जिंदगी और इसमें मिलने वाली खतरनाक ताकतों को पाने के लिए अपनी पिछली जिंदगी की सारी यादों का सौदा कर लिया है। यानी अब उसे ये भी याद नहीं कि वो कौन था या उसकी दुनिया कैसी थी। यहाँ तक कि उसे उस देवी का चेहरा भी याद नहीं है जिसे देखकर वो पहली नजर में ही प्यार में पड़ गया था। उसके सामने एक जादुई स्क्रीन चमकने लगती है और एक बड़ी ही प्यारी सी आवाज आती है जो उसे बताती है कि उसे इस फैंटेसी दुनिया के लिए पूरी तरह से रैंडम तरीके से चुना गया है। केल्विन को धीरे धीरे समझ आता है कि वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक समोनर यानी बुलावा भेजने वाला जादूगर बन चुका है। जब वह अपनी स्टेटस स्क्रीन चेक करता है तो उसे दिखता है कि उसकी लेवल अभी सिर्फ 1 है, लेकिन उसकी स्किल्स बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। उसके पास एस रैंक की समोनिंग पावर है और चीजों को डिटेल्स से परखने वाली अप्राइजिंग आई भी। केल्विन को ये देखकर समझ आता है कि पुराने वाले केल्विन ने जिसके पास यादें थी उसने काफी सोच समझकर ये स्किल्स चुनी थी। तभी उसे वो रहस्यमयी आवाज फिर सुनाई देती है जो असल में खुद मेल्फिना यानी पुनर्जन्म की देवी है। केल्विन को यह जानकर गहरा झटका लगता है कि उसने पिछली जिंदगी में मेल्फिना से इतने फिल्मी अंदाज में प्यार जताया था कि उसने खुद को केल्विन का सर्वेंट यानी सेवक बनाने की शर्त मान ली। लेकिन फिलहाल केल्विन के पास इतनी जादुई ताकत या एमपी नहीं है कि वह एक देवी को साक्षात प्रकट कर सके, इसलिए वह फिलहाल सिर्फ उसकी आवाज ही सुन सकता है। मेल्फिना के कहने पर केल्विन पास के शहर पार्थ की तरफ निकल पड़ता है ताकि वह एक एडवेंचरर के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सके। शहर पहुंचते ही उसे एक बड़ी सी गिल्ड की बिल्डिंग दिखती है जहां काफी चहल पहल होती है। जब उसकी बारी आती है तो वहां की रिसेप्शनिस्ट उसे एक फॉर्म देती है। यहाँ मेल्फिना उसे चुपके से आगाह करती है कि वह अपनी असली क्लास यानी समोनर के बारे में किसी को कानो कान खबर न होने दे। असल में इस दुनिया में समोनर इतने ज्यादा दुर्लभ यानी रेयर होते हैं कि हर देश के राजा उन्हें अपने कब्जे में करना चाहते हैं। केल्विन को बात समझ आ जाती है और वो अपनी पहचान छुपाते हुए खुद को एक साधारण ग्रीन मेज लिख देता है। गिल्ड में उसे एफ रैंक मिलता है जो सबसे शुरुआती लेवल है। अब अपना गुजारा करने और रात को सिर छुपाने के लिए उसे कुछ पैसे कमाने थे। वह बोर्ड पर लगे कुछ मिशन देखता है और अपने पहले काम के तौर पर 3 ब्लू स्लाइम्स को हराने का टास्क चुनता है। मेल्फिना उसे सुझाव देती है कि उसे एक स्लाइम को मारने के बजाय उसे अपना साथी बना लेना चाहिए, क्योंकि एक समोनर के लिए अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट करने का यह सबसे अच्छा मौका है। केल्विन अपनी बची कुची जमा पूंजी से एक साधारण सी लकड़ी की छड़ी खरीदता है और शहर के बाहर के जंगलों की ओर निकल पड़ता है। जंगल में पहुंचते ही केल्विन को कुछ नीले रंग के स्लाइम्स उछलते कूदते दिखते हैं। वह अपनी अप्रेजिंग आई का इस्तेमाल करके उनकी ताकत चेक करता है। उसे पता चलता है कि उसकी ये स्किल इतनी पावरफुल है कि वह खुद से 100 लेवल ऊपर के किसी भी जीव की पूरी कुंडली निकाल सकता है। जब वह जिज्ञासा में मेल्फिना की लेवल देखने की कोशिश करता है तो उसे वहाँ सिर्फ अननोन दिखता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि मेल्फिना की ताकत और लेवल किसी भी इंसान की कल्पना से बहुत ऊपर है। खैर, केल्विन अपना पूरा ध्यान लड़ाई पर लगाता है। वह एक स्लाइम पर हमला करता है, लेकिन उसे ये देखकर हैरानी होती है कि एक छोटा सा स्लाइम भी बहुत फुर्तीला है और उसे अच्छी खासी टक्कर दे रहा है। काफी भाग दौड़ के बाद जब स्लाइम की ताकत लगभग खत्म होने वाली होती है, केल्विन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कॉन्ट्रैक्ट की प्रक्रिया शुरू करता है। उसकी आधी जादुई ताकत यानी एमपी तुरंत गायब हो जाती है, लेकिन उसका ये पहला दांव कामयाब रहता है। वह उस स्लाइम का नाम क्लोथो रखता है। जैसे ही क्लोथो केल्विन का साथी बनता है, केल्विन को एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होता है और वो उसकी भावनाओं को समझ पा रहा है। अब केल्विन क्लोथो को समन करता है और उसे बाकी स्लाइम से लड़ने के लिए कहता है। यहाँ उसे एक और हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। केल्विन की एस रैंक समोनर स्किल की वजह से क्लोथो के हर स्टेटस में एक 100 पॉइंट्स का भारी बोनस मिलता है, जिससे लेवल 1 का यह छोटा सा स्लाइम भी अब किसी खतरनाक दैत्य से कम नहीं है। क्लोथो पलक झपकते ही बाकी स्लाइम्स को धूल चटा देता है और इस तरह केल्विन का पहला मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है। काम पूरा करके जब केल्विन वापस शहर की ओर बढ़ रहा होता है तो उसकी नजर एक ऐसी जगह पड़ती है जहां गुलामों यानी स्लेव्स की बोली लग रही होती है। वहां वह एक बहुत ही बीमार और कमजोर हाफ एल्फ लड़की को देखता है। केल्विन के मन में ये ख्याल आता है कि उसके पास अभी समोनिंग के लिए काफी जगह खाली है और वो ऐसे लोगों की मदद करके अपनी टीम को और मजबूत
मजबूत बना सकता है, लेकिन फिलहाल उसकी जेब खाली है। वह मन ही मन ये फैसला करता है कि वह जल्द ही इतना ताकतवर और अमीर बनेगा कि इस दुनिया को अपनी शर्तों पर जी सके। शाम को वह स्पिरिट सॉन्ग नाम के एक छोटे लेकिन साफ सुथरे होटल में रुकता है, जिसकी सिफारिश गिल्ड की एक लड़की ने की थी। वहाँ उसे पता चलता है कि इस दुनिया में रोज नहाना एक बहुत बड़ा सपना है, जो सिर्फ अमीर लोगों और रईसों को ही नसीब होता है। ये सब सोचते सोचते वो सो जाता है। अगले दिन केल्विन शहर के एडवेंचरर गिल्ड में दाखिल होता है। यहाँ हमेशा की तरह काफी हलचल भरा है। जैसे ही वह काउंटर पर पहुंचता है, रिसेप्शनिस्ट एनजे उसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी देती है। वो बताती है कि पिछले मिशनों में केल्विन के बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए उसे रैंक की एडवेंचरर में प्रमोट कर दिया गया है। एनजे कहती है, केल्विन सच बताऊं तो मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। तुम अकेले ही इतने ऊंचे लेवल के मिशन ले रहे थे, और वो भी बिना किसी पार्टी के। इस दुनिया में अकेले सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। केल्विन उसे शुक्रिया कहता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो मन ही मन सोचता है कि काश मैं तुम्हें बता पाता कि मैं अकेला नहीं हूँ। तभी उसके दिमाग में मेलफिना की आवाज गूंजती है। वो केल्विन को चिढ़ाते हुए कहती है, क्या हुआ मेरे आका? आपका प्लान तो था कि आप चुपचाप रहकर लेवल बढ़ाएंगे, लेकिन आप तो यहाँ के सबसे फेमस नए खिलाड़ी बनते जा रहे हैं। गिल्ड में बैठे दूसरे एडवेंचरर्स भी केल्विन को घूर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये जरूर किसी बड़े जादूगर का चेला है, तो कोई इसे किस्मत वाला मान रहा है। केल्विन इन बातों पर ध्यान नहीं देता और एनजे से कहता है, मुझे अब रैंक डी का कोई मिशन चाहिए। एनजे उसे चेतावनी देती है कि रैंक डी के मिशनों में जान का खतरा बहुत ज्यादा होता है, खासकर तब जब कोई अकेले जाए। पर केल्विन आत्मविश्वास से कहता है कि अगर उसे लगा कि मामला हाथ से बाहर जा रहा है तो वो भागने में बहुत तेज है। एनजे उसे एक आखिरी सलाह देती है कि कम से कम अपनी छड़ी और कपड़े तो बदल लो, तुम एक हफ्ते से इन्हीं कपड़ों में घूम रहे हो। तभी वहाँ एक शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम है कैशल। वो देखने में बहुत ही मददगार लगता है। वो केल्विन के पास आता है और कहता है, मैंने तुम्हारी बातें सुनी। अगर तुम सच में रैंक डी का कोई चैलेंजिंग काम ढूंढ रहे हो तो तुम्हें ब्लैक गोस्ट नाइट का मिशन लेना चाहिए। मेरी पार्टी भी वहीं जा रही है, क्यों ना तुम हमारे साथ चलो। एनजे बीच में बोल पड़ती है कि ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो नाइट नॉर्मल मॉन्स्टर्स से कहीं ज्यादा ताकतवर है। लेकिन केल्विन अपनी एप राइजिंग आई स्किल का इस्तेमाल करके चुपके से कैशल का स्टेटस चेक करता है। जैसे ही वो कैशल की प्रोफाइल देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कैशल का लेवल 34 है, लेकिन उसके नाम के आगे टाइटल लगा है मर्डरर का। केल्विन समझ जाता है कि ये आदमी एक नूब हंटर है, जो नए और उभरते हुए एडवेंचरर्स को फुसलाकर खतरनाक जगहों पर ले जाता है और फिर उन्हें मारकर लूट लेता है। केल्विन उसे मना कर देता है और कहता है, मुझे दूसरों के साथ काम करने की आदत नहीं है, क्यों ना हम एक मुकाबला करें, देखते हैं उस ब्लैक गोस्ट नाइट को पहले कौन मारता है। कैशल को लगता है कि केल्विन एक बेवकूफ और घमंडी लड़का है जो अपनी मौत को दावत दे रहा है, इसलिए वो शर्त मान लेता है। अब केल्विन उस पुराने किले विक्ड स्पिरिट्स कैसल की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ कैशल अपनी पार्टी के साथ प्रकट होता है। उसके साथ राज नाम का एक भारी भरकम योद्धा और गिमुल नाम का एक चालाक चोर है। कैशल अपना मुखौटा उतार देता है और कहता है, बेचारे नए लड़के, तुम्हें लगा कि तुम हमसे जीत जाओगे। यहाँ कोई नाइट नहीं है जो तुम्हें मारेगा, यहाँ हम तुम्हें मारेंगे। लेकिन केल्विन के चेहरे पर डर की एक लकीर भी नहीं आती। वो कहता है, मुझे पता है तुम लोग कौन हो, तुम वही भगोड़े अपराधी हो जिनके सिर पर गिल्ड ने बड़ा इनाम रखा है। सच तो यह है कि मैं तुम्हें यहाँ लाने के लिए ही आया था। ये सुनकर कैशल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो राज को इशारा करता है। राज अपनी कुल्हाड़ी लेकर केल्विन की तरफ दौड़ता है, लेकिन केल्विन अपनी उंगली उठाता है और ग्रीन मैजिक एक्टिवेट करता है। पलक झपकते ही राज के नीचे की जमीन एक चिपचिपे दलदल में बदल जाती है और वह उसमें धंस जाता है। गिमुल ये देखकर डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन केल्विन अपने पार्टनर क्लोतो को सामने लाता है। क्लोतो अब एक छोटा स्लाइम नहीं रहा, वह इवॉल्व होकर स्लाइम ग्लूटोनिया बन चुका है। वो गिमुल को एक ही झटके में दबोच लेता है। कैशल ये देखकर सन्न रह जाता है कि एक मामूली दिखने वाला लड़का इतना खतरनाक समोनर कैसे हो सकता है। केल्विन बड़े ही आराम से कैशल को भी अपनी जादुई जंजीरों में जकड़ लेता है। वो उन्हें जान से नहीं मारता, बल्कि उन्हें अधमरा छोड़ देता है ताकि गिल्ड वाले आकर उन्हें गिरफ्तार कर सकें। उसके बाद केल्विन किले के सबसे
सबसे गहरे कमरे का दरवाजा खोलता है। कमरे के बीच में एक विशाल सिंहासन पर एक काला कवच बैठा है। ये है जेरार्ड, वो प्रसिद्ध ब्लैक गोस्ट नाइट। जैसे ही केल्विन करीब जाता है, जेरार्ड की आंखों में नीली आग जल उठती है, लेकिन उम्मीद के उलट जेरार्ड हमला करने के बजाय केल्विन से बड़े ही अदब के साथ बात करता है। वो कहता है, काफी समय हो गया किसी इंसान की आवाज सुने हुए। क्या तुम यहाँ मुझसे लड़ने आए हो या रास्ता भटक गए हो? गोलिवेन हैरान रह जाता है कि एक मॉन्स्टर इतनी सफाई से बात कर रहा है। जेरार्ड अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि सैकड़ों साल पहले वो अलकाल साम्राज्य का सबसे वफादार नाइट कमांडर था। एक बार एक दुष्ट देश ने उसके राजा को धोखा दिया और पूरे साम्राज्य को जलाकर राख कर दिया। जेरार्ड ने मरते दम तक अपने राजा और देश की रक्षा की, लेकिन वो अपने परिवार को नहीं बचा पाया। उसकी वफादारी और बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा उस कवच में कैद हो गई। वो तब से इसी किले में अपनी अधूरी इच्छा के साथ भटक रहा है। जेरार्ड के पास एक पुरानी कैंडी होती है। वो उसे केल्विन को देते हुए कहता है, इसे खाओ, ये शायद अब भी मीठी हो। केल्विन बिना हिचकिचाए उसे खा लेता है। जेरार्ड को यह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि कोई उसे एक राक्षस के बजाय एक इंसान की तरह सम्मान दे रहा है। केल्विन उससे कहता है, जेरार्ड, मैं तुम्हें खत्म करने नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और मेरे पार्टनर बनो। मैं तुम्हें वो सब दिखाऊंगा जो तुम खो चुके हो। जेरार्ड हंसता है और कहता है, मेरी वफादारी पाना इतना आसान नहीं है। अगर तुम मुझे हरा सकते हो तभी मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा। इसके बाद फाइट शुरू होती है। जेरार्ड की तलवार की स्पीड इतनी तेज है कि हवा भी कटने की आवाज करती है। केल्विन और क्लोथो मिलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन जेरार्ड के पास माइंड्स आई स्किल है। वह बिना देखे ही क्लोथो के हमलों को रोक लेता है। केल्विन अपनी पूरी जादुई ताकत लगा देता है और एयर प्रेशर से जेरार्ड को रोकने की कोशिश करता है। फाइट के बीच में जेरार्ड को अपनी पत्नी और बेटी की याद आती है। वह भावुक हो जाता है, लेकिन अपनी तलवार की धार कम नहीं होने देता। अंत में केल्विन एक बहुत ही स्मार्ट चाल चलता है। वो जेरार्ड का ध्यान भटकाता है और क्लोथो की मदद से एक ऐसा जाल बुनता है कि जेरार्ड घुटनों पर आ जाता है। जेरार्ड मुस्कुराता है और कहता है, अद्भुत, तुमने सच में मुझे इम्प्रेस किया है। वो केल्विन के सामने झुक जाता है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। अब जेरार्ड केल्विन का नया और सबसे ताकतवर सर्वेंट बन चुका है। अगली सुबह केल्विन जब गिल्ड पहुंचता है तो वहां का नजारा देखने लायक होता है। उसने कैशल जैसे अपराधियों को पकड़वाया था, जिससे पूरे शहर में उसकी वाहवाही हो रही है। एंजे उसे बताती है कि उसका रैंक अब रैंक सी की तरफ बढ़ रहा है और उसे बहुत सारा इनाम भी दिया गया है। केल्विन अब अमीर हो चुका है। उसे याद आता है कि उसने एक गुलाम लड़की हाफ एल्फ को देखा था। जब केल्विन गिल्ड से बाहर निकल रहा था तो वहां पर उसका मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से होती है। ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि इस शहर के एडवेंचरर गिल्ड के मास्टर लियो है। लियो के पास एक बहुत ही खास पावर है जिसे अप्रेसिंग आई कहते हैं, और उनकी ये पावर रैंक 1 ही है। केल्विन ने अपनी पहचान छिपाने के लिए कंसीलमेंट का इस्तेमाल किया हुआ था, जो सिर्फ रैंक बी का था, इसलिए लियो की नजरों से वह नहीं बच पाता। लियो केल्विन से एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो केल्विन के होश उड़ा देता है। लियो कहते हैं, क्या तुम किसी दूसरी दुनिया से आए हो? केल्विन को अंदाजा हो जाता है कि अब छिपने का कोई फायदा नहीं है। जेरार्ड भी केल्विन के दिमाग में उसे समझाता है कि आपको अपनी ताकत हमेशा छिपाकर रखने की जरूरत नहीं है, बस सही दोस्त बनाने की जरूरत है। केल्विन सच मान लेता है और लियो से पूछता है कि आपको कैसे पता चला। लियो बताते हैं कि उन्हें केल्विन की असली क्लास समोनेयर के बारे में भी पता चल गया है। लियो असल में केल्विन के दुश्मन नहीं बनना चाहते, बल्कि वो उसकी मदद मांगते हैं। लियो एक बहुत बड़ी बात बताते हैं कि दुनिया में डेमन किंग यानी राक्षसों के राजा के दोबारा जागने की भविष्यवाणी हुई है। इसे रोकने के लिए डेरामिस के होली एम्पायर ने दूसरी दुनिया से कुछ हीरोज को भी बुलाया है, लेकिन समस्या ये है कि जब डेमन किंग जागता है तो पूरी दुनिया में मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा ताकतवर और हिंसक हो जाते हैं। लियो को डर है कि अगर केल्विन की असली ताकत किसी गलत अमीर या लालची राजा को पता चल गई तो वो उसे अपना गुलाम बना लेंगे या अपनी सत्ता की लड़ाई में इस्तेमाल करेंगे। इसलिए लियो केल्विन को एक डील ऑफर करते हैं। वो केल्विन को बिना किसी टेस्ट के सीधे रैंक बी एडवेंचरर बना देते हैं और उसे पूरी आजादी देते हैं कि वो जो चाहे वो मिशन चुने। बदले में लियो चाहते हैं कि जब भी इस शहर पर कोई बड़ी मुसीबत आए तो केल्विन उनकी मदद करे। केल्विन को ये डील बहुत अच्छी लगती है और वो इसके लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद केल्विन वापस अपनी इन में आता है, जहां उसकी मुलाकात क्लेयर से होती है। क्लेयर बहुत खुश है क्योंकि केल्विन का प्रमोशन हो गया है। वो उसके लिए जश्न मनाने की तैयारी करती है। इसी बीच केल्विन अपनी साथी मेलेफिना से उन हीरोज के बारे में पूछता है जिन्हें
मेल्फिना ने ही इस दुनिया में भेजा है। मेल्फिना बताती है कि उसने कुछ अच्छे दिखने वाले लोगों को चुनकर हीरोज के तौर पर भेज दिया है और वे अब तक काफी पावरफुल भी हो गए होंगे। केल्विन को लगता है कि ये हीरोज और डेमन किंग वाली बात आगे चलकर काफी बड़ा मुसीबत बन सकती है। अगले दिन केल्विन कुछ ऐसा करने का फैसला करता है जो उसने पहले सोचा था। वो क्लोथो से अपना कमाया हुआ इनाम का पैसा लेता है और सीधे स्लेव मार्केट की तरफ निकल जाता है। जेरार्ड को लगता है कि केल्विन शायद अपनी मजे के लिए जा रहा है, लेकिन केल्विन उसे समझाता है कि उसे अपनी टीम को और ज्यादा मजबूत करना है। उसे एक ऐसे साथी की जरूरत है जो लंबी दूरी से हमला कर सके, यानी एक आर्चर। वो उसी हाफ एल्फ के पास पहुंचता है जिसे उसने पहले देखा था। वहां का नजारा काफी दुखद होता है। एक व्यापारी उस हाफ एल्फ पर चिल्ला रहा होता है क्योंकि कोई उसे खरीद नहीं रहा। असल में उस एल्फ जिसका नाम एफिल है, उस पर फायर ड्रैगन किंग का एक बहुत ही खतरनाक श्राप है। जो भी उसे छूता है वो आग की लपटों में जलने लगता है। केल्विन अपनी खास नजरों से देखता है कि एफिल का लेवल अभी 1 है और उसने अपना एक भी स्किल पॉइंट खर्च नहीं किया है। मेल्फिना उसे बताती है कि इस श्राप को सिर्फ व्हाइट मैजिक रैंक A के एक खास स्पेल से ही तोड़ा जा सकता है। केल्विन उस व्यापारी को बहुत पैसा देता है और एफिल को खरीद लेता है। जब केल्विन एफिल के पास जाता है तो वह डर जाती है और कहती है कि मास्टर मुझे मत छुओ, आप जल जाओगे। लेकिन केल्विन अपने पास रखे ढेर सारे स्किल पॉइंट्स का इस्तेमाल करके व्हाइट मैजिक की पावर हासिल करता है। वो एफिल पर सेक्रेड ब्लेस नाम का जादू चलाता है और अचानक एफिल के शरीर से वो काली और नीली आग गायब हो जाती है। केल्विन उसका हाथ पकड़ता है और उसे लगता है कि अब वो सुरक्षित है। एफिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि बचपन से आज तक उसे किसी ने बिना जले प्यार से नहीं छुआ था। केल्विन एफिल को लेकर वापस क्लेयर के पास इन में आता है। क्लेयर पहले तो थोड़ा हैरान होती है, लेकिन फिर वो बड़े प्यार से एफिल को नहलाने और साफ कपड़े पहनाने ले जाती है। जब एफिल बाहर आती है तो वो पहचान में ही नहीं आती। क्लेयर ने उसे एक सुंदर मेड आउटफिट पहनाया होता है जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। उस रात सब साथ मिलकर खाना खाते हैं और एफिल को अपनी टीम में शामिल करने के बाद केल्विन उसे अपनी डबल ग्रोथ जैसी जादुई ताकतें भी शेयर करता है ताकि वो जल्दी से लेवल अप कर सके। क्लेयर बताती है कि इनमें कमरों की कमी है, इसलिए अब से एफिल को केल्विन के कमरे में ही उसके साथ रहना होगा। केल्विन थोड़ा नर्वस हो जाता है, लेकिन एफिल कहती है कि वो अपने मास्टर की सेवा के लिए हमेशा तैयार है। केल्विन बिस्तर पर होता है, लेकिन बगल में इतनी सुंदर लड़की को देखकर उसे नींद नहीं आती। 1 महीना बीत चुका था जब से एफिल केल्विन की टीम में शामिल हुई थी। ये टाइम काफी बिजी रहा है। इस दौरान ये दोनों डार्क पर्पल फॉरेस्ट जैसे खतरनाक इलाकों में जाकर लगातार जॉब्स पूरे कर रहे हैं और अपना लेवल बढ़ा रहे हैं। एफिल ने अपनी ताकत को बहुत ही समझदारी से डेवलप किया है। उसने अपने सारे पॉइंट्स आर्चरी और फार सीइंग यानी दूर तक देखने वाली स्किल्स में लगाए हैं। दिलचस्प बात यह है कि उसने लेवल अप होने पर सिलाई करना भी सीख लिया। केल्विन उसे देखकर सोचता है कि कुछ ही समय पहले जो लड़की किसी से नजर तक नहीं मिला पाती थी, अब वही इतनी शांति से दुश्मनों को खत्म कर रही है। विकेट सेजर्ट्री जैसे दुश्मन को हराने के बाद केल्विन की टीम ने लगातार 9 मिशन सक्सेसफुल पूरे कर लिए। गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट एंगे उसे बताती है कि बस एक और मिशन और केल्विन रैंक A का एग्जाम देने के काबिल हो जाएगा। एफिल की तरक्की भी काफी तेज है। वो रैंक C से जल्द ही रैंक B पर पहुंचने वाली है। काम की बातों के बाद एंगे एफिल को शहर में खुली एक नई मिठाई की दुकान पर चलने के लिए इनवाइट करती है। केल्विन पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन एंगे और एफिल के कहने पर वो भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन केल्विन एंगे से मिलता है जो काफी अच्छे कपड़ों में आई होती है, लेकिन एफिल अभी तक वहां नहीं पहुंची होती। केल्विन को लगता है कि एफिल शायद तैयारी में थोड़ा ज्यादा वक्त ले रही है। तभी एफिल वहां पहुंचती है और उसे देखकर केल्विन और एंगे दोनों दंग रह जाते हैं। एफिल ने बहुत ही प्यारी ड्रेस पहनी होती है और वो पहले से कहीं ज्यादा हेल्दी और खूबसूरत लग रही होती है। ये लोग मिठाई की दुकान पर बैठते हैं जहां एफिल बड़े प्यार से केल्विन को अपने हाथों से खिलाने की कोशिश करती है। केल्विन पब्लिक में ऐसा करने से थोड़ा शर्माता है, लेकिन एंगे इस बात पर हैरान होती है कि क्या घर पर भी एफिल उसे ऐसे ही खिलाती है। ये सब देखकर आसपास के लोग जलने लगते हैं कि केल्विन के पास 2 खूबसूरत लड़कियां हैं। एंगे भी कंपटीशन में उतर आती है और केल्विन को खुद खिलाने की कोशिश करती है, जिससे वहां एक छोटा सा लव ट्रायंगल जैसा सीन बन जाता है। लेकिन तभी इस माहौल को खराब करने के लिए ट्राइसेन देश का तीसरा राजकुमार ताबरा वहां अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाता है। वो बहुत ही घमंडी है और केल्विन को एक मामूली इंसान समझकर उसे घुटने टेकने को कहता है। राजकुमार ताबरा की नजर एफिल पर पड़ती है और वो उसे एक स्लेव समझकर मांग लेता है। वो कहता है कि अगर ये लड़कियां उसके पास आ जाएं तो वो केल्विन को माफ कर देगा। केल्विन को गुस्सा आता है, लेकिन वो शांत रहकर ताबरा की पावर को एनालाइज करता है। उसे पता चलता है
है कि राजकुमार के गार्ड्स सिर्फ रैंक डी के हैं और खुद राजकुमार के पास कोई खास ताकत नहीं है। केल्विन अपनी जादुई ताकत से उन सबको वहीं जमा देता है जिससे वो हिल भी नहीं पाते। पूछताछ में पता चलता है कि ताबरा यहाँ लियो नाम के एक ताकतवर हंटर को ढूंढने आया है ताकि वो उसे अपना गुलाम बना सके और अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा सके। केल्विन उसे साफ मना कर देता है और वहां से जाने को कहता है। राजकुमार और उसके साथी डर के मारे वहां से भाग निकलते हैं। एंगे केल्विन की इस बहादुरी को देखकर काफी इम्प्रेस होती है। दूसरी तरफ डेरामिस साम्राज्य के कैथेड्रल में पुजारी कोलेट देवी मेल्फिना से संपर्क करने की कोशिश कर रही होती है। मेल्फिना वहां प्रकट होती है और कोलेट से दूसरे देश से बुलाए गए हीरोज के बारे में पूछती है। हम देखते हैं कि वहां 3 हीरोज हैं, तोया कांजाकी, सेत्सुना शिगा और मियाबी कुरोमिया। ये तीनों लेवल 50 के आसपास पहुंच चुके हैं और काफी तेजी से तरक्की कर रहे हैं। मेल्फिना कोलेट को एक आदेश देती है कि वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए हीरोज को वहां भेजा जाए और उन्हें पार्थ शहर से दूर रखा जाए। पार्थ वही शहर है जहां अभी केल्विन मौजूद है। ऐसा लगता है कि मेल्फिना जानबूझकर हीरोज और केल्विन को मिलने से रोक रही है। रात को होटल में केल्विन को नींद नहीं आ रही होती। एफिल उसके पास आती है और उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। दोनों के बीच एक इमोशनल बातचीत होती है। एफिल को लगता है कि शायद वो एक औरत के तौर पर केल्विन को पसंद नहीं है क्योंकि वो उससे दूरी बनाए रखता है, लेकिन एफिल हिम्मत जुटाकर केल्विन को बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। वो कहती है कि उसी ने उसे प्यार और अपनापन का मतलब समझाया है। केल्विन उसकी बात सुनकर थोड़ा भावुक हो जाता है और उसे बताता है कि वो वाकई बहुत खूबसूरत है। अपनी बढ़ती हुई फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए केल्विन मन ही मन फैसला करता है कि अब उसे एक बड़ा घर खरीद लेना चाहिए जहां सबके लिए अलग कमरे हों, वरना इस तरह एफिल के करीब रहना उसके लिए मुश्किल होता जाएगा। अगले दिन केल्विन के पास मेल्फिना वापस आती है। वो हीरोज की जानकारी चेक करते हैं और केल्विन थोड़ा निराश होता है क्योंकि उसे लगा था कि हीरोज कम से कम लेवल 100 के होंगे। वो सोचता है कि क्या ये लोग आने वाले डीमन किंग को रोक पाएंगे। इसी बीच केल्विन अपनी नई बनाई हुई चीजें जैसे विक्ट सेजेटरी स्टाफ और ड्रेडनॉट आर्मर दिखाता है जो काफी पावरफुल है। तभी एंगे वहां आती है और केल्विन को गिल्ड में बुलाया जाता है। गिल्ड मास्टर लियो उसे एक बहुत ही सीरियस मिशन के बारे में बताते हैं। हर्मिट्स केव नाम के एक डंजन में एक सीक्रेट रूम मिला है जहां एक डीमन यानी राक्षस को कैद किया गया है। डीमंस को इस दुनिया की सबसे ताकतवर प्रजातियों में गिना जाता है। गिल्ड मास्टर को डर है कि ये मिशन रैंक एस लेवल का भी हो सकता है। केल्विन इस चैलेंज को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। केल्विन अपनी टीम यानी एफिल, जेरार्ड और क्लोथो के साथ उस डंजन में पहुंचता है। वहां उन्हें पुराना एग्जामिनर उर्द मिलता है जो बाहर पहरा दे रहा होता है। उर्द बताता है कि अंदर जाना बहुत रिस्की है क्योंकि उनकी ताकत उस डीमन के सामने कुछ भी नहीं है। केल्विन और उसकी टीम अंदर गुफा में काफी दूर तक जाते हैं लेकिन उन्हें एक भी छोटा मॉन्स्टर नहीं मिलता। जेरार्ड को एहसास होता है कि कमरे में 2 अलग अलग ताकतें मौजूद हैं। एक तो बहुत कमजोर पड़ चुका डेमन है लेकिन दूसरी काफी खतरनाक है। जब ये लोग उस सीक्रेट कमरे में दाखिल होते हैं तो वहां उनका सामना आर्क डीमन विक्टर से होता है। विक्टर दिखने में बहुत अजीब और चालाक है। वो बताता है कि वहां जो लड़की जंजीरों में जकड़ी हुई है वो असल में पिछले डीमन किंग गुस्ताव की बेटी सेरा है। विक्टर अपनी पूरी प्लानिंग के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसने जानबूझकर कुछ कमजोर हंटर्स को यहाँ से जिंदा जाने दिया ताकि वो जाकर गिल्ड को खबर दें और कोई ताकतवर इंसान यहाँ आए। दरअसल सेरा पर जो सील लगी है उसे सिर्फ एक इंसान ही तोड़ सकता है। विक्टर के पास ग्लूटनी नाम की एक यूनिक स्किल है जिससे वो जिसे भी खाता है उसकी ताकत और खासियतें छीन लेता है। उसका प्लान है कि वो केल्विन और उसके साथियों को खाकर इंसान की खासियत हासिल करेगा, फिर उस सील को तोड़कर सेरा को भी खा जाएगा। ऐसा करने से वो खुद नया डीमन किंग बन जाएगा। विक्टर की ये भयानक बातें सुनकर कोई भी डर जाता लेकिन केल्विन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वो इतना खतरनाक दुश्मन देखकर डरने के बजाय एक्साइटेड हो जाता है। जेरार्ड और एफिल समझ जाते हैं कि केल्विन की वो पुरानी आदत फिर से जाग गई है। वो एक बैटल जंकी है जिसे सिर्फ ताकतवर लोगों से फाइट में मजा आता है। विक्टर जब केल्विन से पूछता है कि उसके चेहरे पर ये कैसी मुस्कुराहट है तो केल्विन बिना किसी झिझक के कहता है कि उसे आज तक इतना ताकतवर दुश्मन नहीं मिला और उसकी एक्साइटमेंट अब उसके कंट्रोल से बाहर हो रही है। विक्टर को यह बात काफी दिलचस्प लगती है और वो कहता है कि अगर ऐसा है तो वो केल्विन को कुछ ऐसा दिखाएगा जिसमें उसे और भी ज्यादा मजा आएगा। इसी के साथ विक्टर अपनी ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करता है और हेड्स आर्मी को समन कर देता है। अचानक से वहां चारों तरफ कंकालों और काली शक्तियों की एक फौज खड़ी हो जाती है जिसे देखकर केल्विन के साथी थोड़े हैरान हो जाते हैं लेकिन
केल्विन इसे बस एक क्लासिक ब्लैक मैजिक की तरह देखता है। विक्टर हंसते हुए कहता है कि अब केल्विन के पास नंबर्स का एडवांटेज नहीं रहा, बल्कि अब वो लोग खुद संख्या में कम पड़ गए हैं। लड़ाई शुरू होते ही विक्टर अपनी सेना को आगे बढ़ा देता है और केल्विन भी बिना वक्त गवाए अपनी टीम को ऑर्डर देता है। एफिल अपनी विंड मैजिक का इस्तेमाल करके उन मॉन्स्टर्स को दूर से ही उड़ाने की कोशिश करती है, क्योंकि ये सभी कंकाल बी रैंक के मॉन्स्टर्स जितने ताकतवर हैं। जेरार्ड अपनी पूरी ताकत के साथ उन पर हमला करता है और साथ ही मजाक भी करता है कि इतने सारे दुश्मनों के बीच शायद आज किसी की हड्डी टूटेगी, जिस पर एफिल उसे टोकती है कि उसके जोक्स भले ही बुरे हों, लेकिन उसके वार बहुत जबरदस्त है। केल्विन और जेरार्ड के बीच का तालमेल देखकर विक्टर काफी इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि केल्विन की उम्र भले ही कम है, लेकिन उसका लड़ने का तरीका किसी बरसों पुराने योद्धा जैसा है। विक्टर को समझ आ जाता है कि केल्विन ने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है और वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा है। इसी बीच विक्टर अचानक से गायब हो जाता है और जेरार्ड को लगता है कि उसने स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल किया है, लेकिन केल्विन अपनी ट्रैकिंग स्किल्स से भांप लेता है कि विक्टर जमीन के नीचे से हमला करने आ रहा है। जैसे ही विक्टर जमीन से बाहर निकलता है, जेरार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर की बॉडी और उसके आर्मर इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि जेरार्ड के फिजिकल अटैक्स उस पर ज्यादा असर नहीं कर रहे। केल्विन को अंदाजा हो जाता है कि जेरार्ड के लिए यह एक मुश्किल मैचअप है, क्योंकि विक्टर के पास स्लैश डैमेज रेजिस्टेंस है। तभी केल्विन अपने सबसे भरोसेमंद साथी क्लोथो यानी उस स्लाइम को आगे करता है। विक्टर को लगता है कि एक स्लाइम उसका क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन क्लोथो अपनी मैजिक एब्जॉर्प्शन पावर का इस्तेमाल करके विक्टर को जकड़ लेता है। विक्टर को पहली बार एहसास होता है कि केल्विन की टीम सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। जेरार्ड इसी मौके का फायदा उठाकर अपनी वॉर्टेक्स एज से हमला करता है, लेकिन विक्टर इतना चालाक है कि वो फिर भी बच निकलता है। वो केल्विन की तरफ तेजी से बढ़ता है और उसे लगता है कि उसने जीत हासिल कर ली है, लेकिन तभी पीछे से एफिल अपनी ब्लेज एरो से उस पर निशाना साधती है। विक्टर की स्टेल्थ इतनी जबरदस्त थी कि उसे ढूंढना मुश्किल था, लेकिन केल्विन की टीम ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। जब लड़ाई अपने चरम पर पहुंचती है तो विक्टर स्वीकार करता है कि केल्विन दूसरा ऐसा इंसान है जिसने उसे इतना डैमेज दिया है। वो कहता है कि शायद इस शांति भरे दौर ने उसकी धार को थोड़ा कुंद कर दिया है। केल्विन उसे उकसाते हुए पूछता है कि क्या वो हार मान रहा है, लेकिन विक्टर तो एक असली बैटल जंकी है। वो कहता है कि खेल तो अब शुरू हुआ है। विक्टर अपनी सबसे खतरनाक स्किल जिन स्क्रिमेज कास्ट करने लगता है। केल्विन को पता है कि अगर ये मैजिक पूरा हो गया तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए वो अपनी सारी मैजिक पावर्स को एक साथ जोड़ देता है। वो जेरार्ड को अपनी लॉयल्टी स्किल फुल पावर पर करने को कहता है ताकि वो विक्टर के अगले हमले को बर्दाश्त कर सके। जेरार्ड एक सच्चे नाइट की तरह अपनी ढाल लेकर सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि एक असली योद्धा कभी पीछे नहीं हटता। धमाका इतना जबरदस्त होता है कि पूरी गुफा हिल जाती है, लेकिन केल्विन और उसकी टीम हार नहीं मानती। क्लोथो और बाकी साथियों के साथ मिलकर केल्विन आखिरकार विक्टर को हराने में कामयाब हो जाता है। मरते वक्त विक्टर के तेवर बिल्कुल बदल जाते हैं। केल्विन उससे पूछता है कि क्या वो सच में सेरा को खाना चाहता था। विक्टर मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं कहता तो केल्विन उससे इतनी शिद्दत से नहीं लड़ता। वो बताता है कि असल में वो सेरा का रक्षक था, जिसे सालों पहले किंग गुस्ताव ने उसकी देखभाल के लिए नियुक्त किया था। विक्टर की कहानी सुनकर पता चलता है कि सेरा को दुनिया से छिपाकर इसलिए रखा गया था ताकि दुश्मन उसका इस्तेमाल न कर सके। गुस्ताव ने सेरा पर एक ऐसी सील लगाई थी जिसे सिर्फ इंसान ही तोड़ सकते थे, क्योंकि इंसान राक्षसों के मुकाबले कमजोर माने जाते थे और अगर कोई इंसान उसे ढूंढता तो वो सेरा के लिए खतरा नहीं होता। विक्टर ने सालों तक उस शांति भरे दौर का इंतजार किया जहां सेरा सुरक्षित रह सके। मरते हुए विक्टर केल्विन से एक आखिरी गुजारिश करता है कि वो सेरा को अपनी पार्टी में शामिल कर ले और उसे यह पूरी दुनिया दिखाए जो उसने आज तक कभी नहीं देखी। सील टूटने के बाद सेरा जब जागती है तो वो विक्टर और अपने पिता को बेवकूफ कहती है, क्योंकि उन्होंने उसके लिए इतनी तकलीफ उठाई। केल्विन उसे अपने साथ शहर ले आता है। सेरा के लिए यह सब कुछ जादू जैसा है, क्योंकि उसने कभी अपनी हवेली के बाहर कदम नहीं रखा था। उसे शहर की भीड़, फल बेचने वाले और बाजार की रौनक देखकर बहुत हैरानी होती है। केल्विन उसे एक कैमफ्लैगिंग हेयर बैंड देता है ताकि लोग उसके सींग और पंख न देख सकें। गिल्ड में रिपोर्ट करने के बाद केल्विन को उसकी बहादुरी के लिए ए रैंक पर प्रमोट कर दिया जाता है और शहर के लोग उसके स्वागत में एक बड़ी पार्टी रखते हैं। सेरा उस रात अकेले बैठकर समंदर के बारे में सोचती है जिसके बारे में उसने किताबों में पढ़ा था। वो खुद से वादा करती है कि वो इस दुनिया को पूरी तरह जिएगी और केल्विन के साथ हर उस जगह जाएगी जहां
जहाँ उसके पिता और विक्टर उसे भेजना चाहते थे। केल्विन भी मुस्कुराते हुए देखता है कि उसकी टीम अब और भी बड़ी और मजबूत हो गई है। इसके बाद कुछ दिन गुजरते हैं और केल्विन सेरा को उसका नया हथियार देता है जिसका नाम अरोंडाइट है। ये कोई साधारण हथियार नहीं था क्योंकि केल्विन ने इसे विक्टर के पुराने आर्मर से बनाया था। सेरा ने खुद उससे कहा था कि वो चाहती है विक्टर किसी न किसी रूप में उसके साथ रहे, इसलिए जब केल्विन यह हथियार देता है तो सेरा काफी खुश हो जाती है। उसे लगता है जैसे विक्टर सच में अब भी उसके साथ लड़ाई में मौजूद रहेगा। साथ ही उसे एक नया आर्मर भी मिलता है जिसका नाम क्वींस टेरर रखा गया था। नाम सुनकर ही सेरा खुश हो जाती है और कहती है कि ये नाम उस पर बिल्कुल फिट बैठता है। फिर केल्विन जेरार्ड को उसकी नई मैजिक तलवार देता है जिसका नाम डैंसलेफ है। वो बताता है कि इसकी साइज और पकड़ उसके पुराने हथियार जैसी ही रखी गई है ताकि उसे इस्तेमाल करने में परेशानी न हो। जेरार्ड भी काफी संतुष्ट दिखता है। जब बाकी लोग पूछते हैं कि केल्विन और एफिल ने अपने लिए क्या बनाया है तो वो बस मुस्कुराकर कहता है कि समय आने पर सबको पता चल जाएगा। पिछले कुछ दिनों से केल्विन लगातार लोहार खाने में काम कर रहा था, इसीलिए वो काफी थक गया है। वह कहता है कि अब उसे बस खाना खाना है और सोना है। जब एफिल उससे पूछती है कि वह खाने में क्या लेना चाहेगा तो केल्विन बड़े ही उत्साह से राइस की मांग करता है। इस दुनिया के लोगों के लिए चावल एक अनजान चीज है, इसलिए एफिल और सेरा हैरान रह जाते हैं कि आखिर यह राइस क्या बला है। केल्विन उन्हें बड़े ही मजेदार तरीके से समझाता है कि चावल की खुशबू, उसकी चमक और उसका स्वाद कितना लाजवाब होता है। वह पागलों की तरह चावल खाने के लिए उतावला हो रहा है क्योंकि उसे अपनी पिछली जिंदगी की याद आ रही है। अब टीम अपनी अगली मंजिल की ओर निकल पड़ती है जो है वाटर कंट्री ऑफ टोराज। यह एक ऐसा देश है जो समुद्र के किनारे बसा है और वहाँ केल्विन को अपनी पसंद का चावल मिलने की पूरी उम्मीद है। रास्ते में सेरा पहली बार एक असली नदी देखती है और बहुत खुश हो जाती है। केल्विन उसे वादा करता है कि जब वे टोराज पहुंचेंगे तो वह उसे मछली पकड़ना सिखाएगा। सेरा को दुनिया की छोटी छोटी चीजें देखकर जो खुशी मिल रही है उसे देखकर केल्विन को अच्छा लगता है क्योंकि उसने विक्टर से वादा किया था कि वह सेरा को यह पूरी दुनिया दिखाएगा। इसी बीच केल्विन को पता चलता है कि वह गॉड गिल्ड मास्टर मल्फिना को अभी समन नहीं कर सकता क्योंकि उनकी क्लास गॉड है और वह बहुत ज्यादा ताकतवर है। मल्फिना उसे बताती है कि वह अपने एक अवतार को तैयार करने जा रही है जिसे केल्विन बाद में समन कर पाएगा। जब ये लोग टोराज की सीमा के पास पहुंचते हैं तो सेरा को एहसास होता है कि कुछ लोग छिपकर उनका पीछा कर रहे हैं। केल्विन को पहले से ही इस बात का पता था। तभी अचानक कुछ लोग उनके सामने आ जाते हैं और अपना परिचय ब्लैक विंड नाम के डाकुओं के गिरोह के रूप में देते हैं। ये डाकू काफी बदनाम हैं और लोगों को किडनैप करके गुलामी के बाजार में बेचने का काम करते हैं। वे सेरा और एफिल को देखकर खुश हो जाते हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। केल्विन इन चोरों का लेवल चेक करता है और देखता है कि ये सब 25 से 30 लेवल के बीच हैं, जो कि उनकी टीम के सामने कुछ भी नहीं है। वह सेरा को उनसे खेलने के लिए भेजता है लेकिन उसे चेतावनी देता है कि वह अपनी नई तलवार का इस्तेमाल न करे वरना वहां बहुत ज्यादा खून खराबा हो जाएगा। सेरा बिना किसी हथियार के ही उन डाकुओं पर टूट पड़ती है। वे लोग उसे कमजोर समझ रहे थे लेकिन सेरा अपनी ताकत से उनके होश उड़ा देती है। वह एक एक करके सबको धूल चटा देती है। उन डाकुओं का एक साथी बहुत घमंडी था लेकिन जब सेरा उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ताकत दिखाती है तो उसे समझ आता है कि वह किसी मामूली लड़की से नहीं टकराया है। केल्विन बताता है कि सेरा का लेवल 75 है, इसलिए इन छोटे मोटे डाकुओं की कोई बिसात नहीं है। हारने के बाद वे डाकू धमकी देते हैं कि उनका बॉस 70 लेवल का है और वह उन्हें नहीं छोड़ेगा। केल्विन इस जानकारी को सुनकर थोड़ा मुस्कुराता है क्योंकि उसे एक अच्छे मुकाबले की उम्मीद दिखने लगती है। आखिरकार वे टोराज देश के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ का नजारा बिल्कुल पुराने जापान जैसा है। सेरा पहली बार अपनी आंखों से समंदर देखती है और बहुत भावुक हो जाती है। उसे अपने पिता और विक्टर की याद आती है। वह केल्विन से जिद करती है कि वह उसे तैरना सिखाए। इसके बाद केल्विन टोराज के गिल्ड मास्टर मिस्ट से मिलता है। मिस्ट और केल्विन के पुराने गिल्ड मास्टर लियो पुराने दोस्त थे। मिस्ट केल्विन को बताता है कि जिस ब्लैक विंड गिरोह को उसने हराया है उसका असली चेहरा बहुत भयानक है। असल में ट्राइसेन देश का एक हीरो क्रिस्टोफ इस गिरोह को खत्म करने का नाटक कर रहा है जबकि असलियत में वह खुद इनके साथ मिलकर गुलामी का धंधा चला रहा है। मिस्ट कहता है कि चूंकि क्रिस्टोफ एक नेशनल हीरो है इसलिए वे उस पर सीधे हमला नहीं कर सकते क्योंकि इससे देशों के बीच युद्ध छिड़ सकता है। केल्विन समझ जाता है कि चीजें काफी पेचीदा है। तभी सेरा को शहर के बाहर कुछ बहुत ही ताकतवर लोगों की मौजूदगी का एहसास होता है। केल्विन
केल्विन अपनी जादुई आंखों से देखता है तो पता चलता है कि वे दूसरे देश के हीरोज की एक पार्टी है जिसका लीडर तोया कंजाकी है। तोया और उसके साथी भी इसी दुनिया के नहीं हैं और उनका लेवल भी काफी अच्छा है। केल्विन के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वह सोचता है कि क्यों न इन हीरोज का इस्तेमाल करके डाकुओं का सफाया करवाया जाए। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि डाकू एक माँ और उसकी छोटी बच्ची लूका को परेशान कर रहे हैं। तभी केल्विन और जेरार्ड वहां पहुंच जाते हैं और उन डाकुओं को मारकर बच्ची को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ असली दुश्मन क्रिस्टोफ और उसके साथी अपनी सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। उन्हें खबर मिलती है कि उनके कुछ आदमी मारे गए हैं। क्रिस्टोफ काफी गुस्से में है और वह उन लोगों को ढूंढना चाहता है जिन्होंने उसके काम में दखल दिया है। तभी केल्विन और उसकी टीम उनके अड्डे पर धमाका करते हुए पहुंच जाते हैं। केल्विन क्रिस्टोफ को देखकर कहता है कि वह उसे कोई बड़ा योद्धा नहीं मानता, बल्कि उसके लिए यह सिर्फ एक गंदी प्लेट साफ करने जैसा काम है। उधर तोया और हीरोज की पार्टी भी उसी अड्डे पर पहुंचती है। उन्हें वहां कोई दुश्मन नहीं मिलता, बस खाली कमरे मिलते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वे गलत जगह आ गए हैं, लेकिन तभी उन्हें एक कमरे में वो बच्ची लूका और बाकी किडनैप किए हुए लोग मिलते हैं जिनकी रक्षा के लिए केल्विन ने अपने स्लाइम क्लोथों को वहां छोड़ दिया था। लूका उन्हें बताती है कि एक बहुत ही दयालु और ताकतवर एडवेंचरर ने उन्हें बचाया है। तोया और उसके साथी क्लोथों को देखकर हैरान रह जाते हैं कि एक स्लाइम इतना समझदार कैसे हो सकता है। लूका उनसे विनती करती है कि वे उस एडवेंचरर की मदद करने के लिए आगे जाएं, क्योंकि वहां अभी भी बहुत सारे डाकू और उनके खतरनाक लीडर्स मौजूद हैं। तोया हीरो वाले अंदाज में उस आखिरी कमरे की तरफ दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है वह वहां का नजारा देखकर दंग रह जाता है। वहां डाकुओं की हालत बहुत खराब थी और केल्विन की टीम पहले ही सब कुछ संभाल चुकी थी। सामने केल्विन और उसके टीम होता है, जिसे देखकर तोया पूछता है कि क्या तुम ही ब्लैक विंड के लीडर हो। असल में केल्विन ने अपनी पहचान छुपाने के लिए और इन हीरोज को परखने के लिए ब्लैक विंड डाकुओं का रूप धर लिया है। तोया केल्विन को देखकर काफी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि केल्विन ही वो विलेन है जिसने मासूम लोगों को तंग किया है। केल्विन यहाँ पर थोड़ा विलेन वाला नाटक करता है और कहता है कि जो एडवेंचरर्स हमसे लड़ने आए थे वो बहुत ही कमजोर और बेकार थे। जब मैंने उन्हें थोड़ी सी सजा दी तो वो अपनी जान की भीख मांगने लगे और लड़कियों की तरह चिल्लाने लगे। केल्विन कहता है कि कमजोर होने का मतलब ये नहीं कि आप अच्छे हो या बुरे, लेकिन मैं कभी उनकी तरह कमजोर नहीं बनना चाहूंगा। तभी केल्विन इन चारों हीरोज को उनके नाम से पुकारता है। तोया कंजाकी जो डेरामिस का हीरो है और उसके साथ ही सेत्सुना शिगा, नाना मिजुओका और मियाबी कुरोमिया अपनी पहचान उजागर होते देख तोया और उसकी टीम हैरान रह जाती है। तोया चिल्लाकर कहता है कि हमारा काम तुम जैसे गुंडों से लोगों की रक्षा करना और इंसाफ दिलाना है। वो कहता है कि हम ब्लैक विंड के डाकुओं को इंसाफ के नाम पर खत्म कर देंगे। उनकी ये बातें सुनकर केल्विन हंसने लगता है और कहता है कि बच्चे, मुझे हराने के लिए तुम्हें अभी और बहुत ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। ये सुनकर तोया को और गुस्सा आता है और वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी साथी सेत्सुना उसे रोक लेती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि सामने खड़ा शख्स कोई आम डाकू नहीं है और वो जानबूझकर उन्हें उकसा रहा है। केल्विन उनके सामने एक खेल का प्रस्ताव रखता है। वो कहता है कि हम एक गेम खेलते हैं, मेरे और तुम चारों के बीच एक मुकाबला होगा और जो भी हारेगा उसे जीतने वाले की एक विश पूरी करनी होगी। ये सुनकर हीरोज को लगता है कि ये तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि वो चार हैं और केल्विन अकेला। उन्हें लगता है कि ये मुकाबला बराबरी का नहीं है। तोया कहता है कि हम ऐसे बुजदिलों की तरह चार मिलकर एक से नहीं लड़ेंगे, मैं अकेले ही तुम्हारा सामना करूंगा। लेकिन सेत्सुना फिर से उसे टोकती है और कहती है कि वो कुछ छुपा रहा है। उसकी जादुई ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल है, पर वो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर लग रहा है, इसलिए हमें मिलकर लड़ना चाहिए। बाकी साथी नाना और मियाबी भी तोया को समझाते हैं कि हमें हमेशा की तरह एक टीम बनकर लड़ना होगा। आखिरकार तोया मान जाता है और केल्विन का चैलेंज स्वीकार कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि केल्विन अपनी टीम यानी जेरार्ड, एफिल और सेरा के साथ थोड़ा दूर खड़ा है। जेरार्ड केल्विन को पानी देता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। केल्विन का असली प्लान ये है कि अगर वो ये गेम जीत जाता है तो वो अपनी विश के तौर पर इन हीरोज से कहेगा कि वो उन स्लेव ट्रेडर्स यानी गुलामों के व्यापारियों के खिलाफ गवाही दे। इससे क्रिस्टोफ और उसके साथियों को ट्राइसन देश की सुरक्षा नहीं मिल पाएगी और उन्हें आसानी से पकड़ा जा सकेगा। जेरार्ड मजाक में कहता है कि मास्टर, आप सिर्फ हीरोज से लड़ने के लिए ब्लैक विंड बन गए, आप सच में एक बैटल जंकी यानी लड़ाई के शौकीन इंसान हो। सेरा भी चिढ़ते हुए कहती है कि
सिर्फ आप ही क्यों लड़ रहे हो, मुझे भी लड़ना था। केल्विन उन्हें शांत करता है और कहता है कि तुम लोग बस सैंडविच खाओ और आराम से बैठकर लड़ाई देखो। लड़ाई शुरू होने से पहले एफिल केल्विन को समझाती है कि भले ही उन हीरोज का लेवल आपसे कम है, लेकिन आप फ्रंट लाइन फाइटर नहीं हो और उनके पास कुछ अजीब यूनिक स्किल्स भी हैं, इसीलिए अकेले लड़ना खतरनाक हो सकता है। केल्विन कहता है कि वो ये लड़ाई इसलिए लड़ रहा है ताकि वो अपनी एक कमजोरी को दूर कर सके, जो है एक साथ कई लोगों से मुकाबला करना। इसके लिए वो एक नया जादुई हथियार लेकर आया है जिसका नाम है स्किल ईटर। दूसरी तरफ हीरोज की टीम अपनी पूरी ताकत इकट्ठा कर रही है। वो अपनी फेयरी ग्रेस स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। तोया लाइट फेयरी से, सेत्सुना विंड फेयरी से, नाना वाटर फेयरी से और मियाबी डार्क फेयरी से मदद मांगती है। केल्विन को ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा है। लड़ाई शुरू होते ही तोया तेजी से केल्विन की तरफ बढ़ता है। उसे लगता है कि केल्विन एक कास्टर है, इसलिए पास जाकर लड़ना सही रहेगा। तोया अपना रेडियंस लांसर अटैक करता है, लेकिन केल्विन बड़ी आसानी से उसे चकमा दे देता है। तोया हैरान रह जाता है कि एक जादूगर होने के बावजूद केल्विन इतना तेज कैसे है। तभी नाना अपने एक ड्रैगन मुन्नी को समन करती है, जो केल्विन पर आग आग की लपटें छोड़ता है। केल्विन अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए सोनिक एक्सेलरेट का इस्तेमाल करता है और पलक झपकते ही मियाबी के पास पहुंच जाता है। वो अपने स्किल ईटर ग्लव से मियाबी को छूता है और उसकी यूनिक स्किल पैरेलल थॉट को कॉपी कर लेता है। ये दस्ताना एक बार में 2 स्किल्स कॉपी कर सकता है, लेकिन नई स्किल लेते ही पुरानी वाली खत्म हो जाती है। तोया गुस्से में मियाबी को बचाने के लिए दौड़ता है और केल्विन पर हमला करता है। केल्विन बिना किसी हथियार के सिर्फ अपने खाली हाथों से तोया की तलवारबाजी का मुकाबला करने लगता है। तोया की स्वॉर्ड्समैनशिप रैंक एस की है, फिर भी वो केल्विन को छू तक नहीं पाता। असल में केल्विन ने जेरार्ड की रैंक एस मार्शल आर्ट्स स्किल उधार ली हुई है। जब हीरोज देखते हैं कि तोया अकेला कुछ नहीं कर पा रहा, तो वो टीम वर्क शुरू करते हैं। नाना एक बहुत बड़ी दीवार एडमेंटाइन रैम्पार्ट खड़ी कर देती है ताकि केल्विन को रोका जा सके। केल्विन को लगता है कि ये दीवार काफी मजबूत है, लेकिन तभी सेत्सुना अपनी यूनिक स्किल झानतेत्सु कैन का इस्तेमाल करती है और एक ही झटके में उस जादुई दीवार को चीरते हुए केल्विन पर हमला कर देती है। केल्विन उसकी काबिलियत देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि ये स्किल किसी भी चीज को काट सकती है, चाहे वो कितनी भी सख्त क्यों ना हो। मुकाबला काफी गंभीर हो जाता है। तोया इमोशनल होकर कहता है कि मुझे इस दुनिया को बचाना है, शांति लानी है और डेमन किंग को हराना है, इसीलिए मैं तुम जैसे गुंडे से हार नहीं सकता। तभी उसकी टीम के बाकी लोग उसे समझाते हैं कि तोया, तुम अकेले हीरो नहीं हो, हम सब साथ हैं। वो लोग एक इमोशनल बातचीत करते हैं कि कैसे वो सब एक साथ इस दुनिया में आए थे और कैसे एक दूसरे के भरोसे यहाँ तक पहुंचे हैं। केल्विन ये सब देखकर बोर होने लगता है और कहता है कि क्या तुम लोगों का ड्रामा खत्म हो गया? अब हीरोज अपना असली तालमेल दिखाते हैं। मियाबी और नाना मिलकर एक बहुत ही खतरनाक स्पेल फ्रोजन टेम्पल कास्ट करते हैं, जिससे पूरा मैदान जम जाता है और केल्विन की हिलने डुलने की ताकत खत्म होने लगती है। साथ ही वो केल्विन की असिस्ट मैजिक को भी ब्लॉक कर देते हैं। केल्विन को एहसास होता है कि वो मुश्किल में है। तोया अपना सबसे ताकतवर हमला करने वाला होता है, लेकिन केल्विन घबराने के बजाय अपनी नई कॉपी की हुई स्किल पैरेलल थॉट का इस्तेमाल करता है। वो लड़ाई के बीच में ही एक बिल्कुल नया स्पेल बनाने लगता है। आमतौर पर नया जादू बनाने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन पैरेलल थॉट की वजह से केल्विन ये काम कुछ सेकंड्स में कर लेता है। वो अपनी अप्रेजिंग आई से उनके फ्रोजन टेम्पल की कमजोरी ढूंढ लेता है और रेडियंस क्रॉस फायर नाम का एक नया स्पेल छोड़ता है, जो सीधे उन बर्फ के खंभों को तोड़ देता है जिन्होंने उसे जकड़ा हुआ था। केल्विन की ये बुद्धिमानी देखकर हीरोज के होश उड़ जाते हैं। लड़ाई के आखिरी दौर में तोया अपनी होली स्वॉर्ड की असली ताकत दिखाता है, लेकिन केल्विन अपनी रफ्तार और दिमाग से उसे पूरी तरह धूल चटा देता है। केल्विन कहता है कि तुम्हारे आदर्श अच्छे हैं, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ आदर्शों से काम नहीं चलता, तुम्हें और ताकतवर बनना होगा। वो चारों हीरोज को जमीन पर गिरा देता है। जब तोया की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो सब सुरक्षित हैं और केल्विन की टीम उनके साथ आराम से बैठी बातें कर रही है। वहाँ वो बच्ची लूका भी होती है, जो उन्हें बताती है कि केल्विन कोई विलेन नहीं, बल्कि वही एडवेंचरर है जिसने सबको बचाया है। तोया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो केल्विन से माफी मांगता है। वो केल्विन को अपना टीचर मानने लगता है। केल्विन मजाक में कहता है कि अगर तुम्हें अपनी हार का जुर्माना भरना है तो अपने कपड़े उतारना शुरू करो।
उसके बाद गिल्ड के लोग उन सभी मासूमों को उनके घर सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं जिन्हें ब्लैक विंड के डाकुओं ने पकड़ रखा था। मिस्ट बताती है कि वो लोग टोराज के अधिकारियों के साथ मिलकर इन लोगों की पहचान करेंगे और साथ ही क्रिस्टोफ और उसके पूरे गैंग से इस बारे में कड़ी पूछताछ की जाएगी कि उनका ट्राइसेन साम्राज्य के साथ आखिर क्या लेना देना है। केल्विन इस मदद के लिए मिस्ट का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन मिस्ट कहती है कि असल में शुक्रिया तो उन्हें केल्विन का करना चाहिए क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी मुसीबत को खत्म कर दिया है। जब मिस्ट्रो पूछती है कि अब केल्विन कहाँ जा रहा है तो केल्विन मुस्कुराते हुए कहता है कि वो एक मजेदार पनिशमेंट गेम यानी सजा वाले खेल के लिए जा रहा है। असल में ये सजा उन हीरोज के लिए थी जिन्हें केल्विन अब ट्रेनिंग देने वाला था ताकि वो अपनी कमियों को समझ सके। ट्रेनिंग शुरू होती है और हम देखते हैं कि हीरोज एक अजीब से मॉन्स्टर और नेक्टोगिगांट से लड़ रहा है। ये मॉन्स्टर बहुत ही अजीब और चिपचिपा है जिसकी वजह से तलवार उसे काट नहीं पा रही है। तभी केल्विन पीछे से चिल्लाकर उसे वार्निंग देता है कि ये मॉन्स्टर बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर रहा है, इसलिए संभल कर रहना। केल्विन सिर्फ तोया को ही नहीं बल्कि पीछे खड़ी मियाबी और नाना को भी समझाता है कि तुम लोगों का काम सिर्फ पीछे खड़े रहना नहीं है बल्कि तुम्हें सामने लड़ने वालों की सिचुएशन पर नजर रखनी चाहिए। वो उन्हें सिखाता है कि अगर सामने वाले पीछे नहीं हट पा रहे हैं तो पानी को बर्फ में बदल दो ताकि उन्हें भागने के लिए सही रास्ता मिल सके। केल्विन उन्हें ये समझाना चाहता है कि लड़ाई में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि माहौल का सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है। मियाबी को केल्विन की ये बातें सुनकर एहसास होता है कि वो अब तक कितनी गलतियां कर रही थी। इसी बीच केल्विन की टीम की मेंबर उससे पूछती है कि आखिर वो इन हीरोज को इतनी मेहनत से ट्रेनिंग क्यों दे रहा है। केल्विन कहता है कि इसका कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, बस शायद इसलिए क्योंकि ये वही हीरोज हैं जिन्हें उसकी देवी मेल्फिना ने चुना था और ये उसी की दुनिया यानी जापान से आए हैं। उसकी टीम की मेंबर मजाक में कहती है कि उसे लगा था कि शायद केल्विन इनका लेवल बढ़ाकर फिर से इनसे लड़ना चाहता है, जिस पर केल्विन हंसते हुए कहता है कि ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया है और अगली बार वो पक्का ऐसा ही करेगा। थोड़ी देर की मेहनत के बाद तोया और उसकी टीम उस ऑक्टोगिगांट को हरा देते हैं और सब मिलकर लंच करने बैठते हैं। सैरा सबको खाना परोसती है और तोया की टीम थकावट की वजह से पागलों की तरह खाना खाने लगती है। सैरा तोया को बीच बीच में टोकती भी है कि उसे लड़ाई के दौरान और ज्यादा फुर्तीला होना चाहिए, लेकिन उसकी बातें तोया के सर के ऊपर से निकल जाती है। खाने के दौरान बात चलती है कि आजकल डंजन के बॉस पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं क्योंकि डेमन किंग वापस आ चुका है। तोया बताता है कि उन्हें समन करने वाली डेरामिस की पुजारिन कोलेट ने भी यही बताया था। वो याद करता है कि कैसे वो लोग अपनी क्लास में बैठकर बातें कर रहे थे जब अचानक जमीन पर एक जादुई सर्कल बना और वो सीधे डेरामिस कैथेड्रल में पहुंच गए। केल्विन उनकी बात सुनकर सोचने लगता है कि ये लोग वाकई एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आए हैं। फिर केल्विन तोया से एक गंभीर सवाल पूछता है कि अगर तुम लोग एक साधारण ऑक्टोगिगांट से इतना परेशान हो रहे हो तो अगर तुम्हारा सामना किसी एस रैंक के डंजन बॉस से हो गया तो तुम क्या करोगे। तोया बहुत ही ईमानदारी से जवाब देता है कि अभी वो इतने ताकतवर नहीं है कि उसे जीत सके, इसलिए वो अपनी टीम की जान बचाने के लिए वहां से भाग जाएंगे। ठीक इसी समय सेरा पानी में मछली पकड़ते हुए एक बहुत ही विशाल जीव को बाहर खींच लेती है और ये कोई और नहीं बल्कि एस रैंक का डंजन बॉस सिनिस्टर ड्रैगन होता है। अचानक एक खतरनाक बॉस के सामने आने से सब डर जाते हैं, लेकिन केल्विन तोया की परीक्षा लेने के लिए कहता है कि अगर तुम यहाँ से भाग गए तो आसपास के गांव वाले मारे जाएंगे, तो क्या तुम अब भी भागोगे। तोया कहता है कि वो अपनी टीम को बेमतलब की मौत नहीं मरने देगा और भले ही लोग उसे डरपोक कहें, वो तब तक ट्रेनिंग करेगा और प्लान बनाएगा जब तक वो उसे सुरक्षित तरीके से हरा न सके। केल्विन को तोया का ये प्रैक्टिकल और समझदारी भरा जवाब पसंद आता है और वो कहता है कि तोया इस टेस्ट में पास हो गया। इसके बाद केल्विन और सैरा अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हुए उस एस रैंक बॉस को चंद सेकंड्स में ढेर कर देते हैं, जिसे देखकर हीरोज की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कुछ दिनों बाद तोया और उसकी टीम के जाने का वक्त आ जाता है। वो केल्विन का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि वो अब और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते। विदा होते समय केल्विन उन्हें खुद के बनाए हुए कुछ पेंडेंट गिफ्ट करता है और कहता है कि इन्हें गुड लक चार्म की तरह रखना। तोया वादा करता है कि जब वो अगली बार मिलेंगे तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर होकर आएंगे। उनके जाने के बाद जेरार्ड केल्विन से पूछता है कि क्या उसे वो लिजिया साम्राज्य याद है जिसने उसके घर अल्कारल को तबाह किया था। केल्विन कहता है कि उसे सब याद है और अब उनकी टीम इतनी बड़ी हो गई है कि वो किसी भी साम्राज्य से टकरा सकते हैं और एस रैंक मॉन्स्टर्स को हरा सकते हैं। जेरार्ड खुश होता है कि जो सपना उसे कभी नामुमकिन लगता था वो अब सच होने वाला है। इधर एफिल और सेरा आपस में बात कर रही होती है कि केल्विन ने उन हीरोज को जो पेंडेंट
दिए हैं उनमें एक गुप्त शक्ति छुपी है जो जरूरत पड़ने पर उनकी रक्षा करेगी। तभी सेरा आकर बताती है कि गिल्ड मास्टर मिस्ट का कोई संदेशवाहक आया है क्योंकि कोई बहुत बड़ा आदमी केल्विन से मिलना चाहता है। केल्विन समझ जाता है कि आखिरकार टोराज के राजा ने उसे बुलावा भेजा है। जब वो महल की तरफ बढ़ते हैं तो केल्विन देखता है कि वहाँ का आर्किटेक्चर बिल्कुल जापानी स्टाइल का है। उसे पता चलता है कि टोराज का पहला राजा भी दूसरी दुनिया से आया था। महल के अंदर कदम रखते ही उसे तातामी मैट्स दिखती है जो जापान की याद दिलाती है। वहाँ उनकी मुलाकात टोराज की रानी सुनाकी फुजीवाड़ा से होती है। रानी बहुत ही शालीन और गरिमापूर्ण दिखती है जिसे देखकर सेरा भी अपनी डेमन प्रिंसेस वाली एक्टिंग करने की कोशिश करती है लेकिन जल्दी ही थक जाती है। रानी सुनाकी केल्विन को उसकी बहादुरी के लिए इनाम देना चाहती है और उसे पैसे, इज्जत या कोई भी बड़ा पद ऑफर करती है लेकिन केल्विन बड़ी विनम्रता से कहता है कि उसे सिर्फ टोराज की वो खास फसल यानी चावल चाहिए जो इस देश से बाहर कहीं नहीं मिलती। रानी ये सुनकर हैरान रह जाती है कि केल्विन ने लालच न दिखाते हुए सिर्फ खाना मांगा। वो केल्विन की सादगी से प्रभावित होती है और उसे जितना चाहे उतना चावल मुफ्त में देने का वादा करती है। इसके बाद एक शानदार दावत होती है जहाँ केल्विन सालों बाद भरपेट चावल खाता है। एफिल भी वहाँ के जापानी व्यंजनों की रेसिपी सीख लेती है और जेरार्ड और सेरा साके यानी जापानी शराब का आनंद लेते हैं। रानी सुनाकी को केल्विन और उसकी टीम इतनी पसंद आती है कि वो उन्हें अपने यहाँ काम करने का न्योता देती है। यहाँ तक कि केल्विन को अपना पर्सनल केयरटेकर बनने के लिए भी उकसाती है लेकिन केल्विन मजाक में उसे रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि वो एक आजाद एडवेंचरर ही रहना चाहता है। जब केल्विन वापस पर्थ शहर जाने की बात करता है तो रानी सुनाकी उन्हें एक टेलीपोर्ट गेट का इस्तेमाल करने की इजाजत देती है। केल्विन हैरान होता है कि अगर उनके पास टेलीपोर्टर था तो हीरोज को पैदल क्यों जाना पड़ा। रानी बताती है कि टेलीपोर्टेशन के लिए दोनों तरफ के गेट की अनुमति चाहिए होती है और पर्थ के गिल्ड मास्टर लियो ने पहले ही केल्विन की आईडी पर वो परमिशन मार्क लगा दिया था, बस उसने केल्विन को बताया नहीं था। टेलीपोर्ट गेट के जरिए केल्विन और उसकी टीम पलक झपकते ही वापस पर्थ पहुंच जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात उनकी दोस्त अंजे से होती है जो केल्विन को चिढ़ाती है कि उसने सुना है टोराज की रानी उसे पसंद करने लगी है। केल्विन इन बातों को हंसकर टाल देता है और कहता है कि आज वो एक बहुत जरूरी काम करने वाला है। वो काम होता है खुद का एक घर खरीदना। केल्विन एक बहुत बड़ा और आलीशान बंगला खरीदता है जिसमें बहुत सारे कमरे का बस बलये पर ट्रेनिंग बेसमेंट और सबसे जरूरी चीज एक बड़ा सा बाथरूम यानी बाथटब होता है। पूरी टीम अपना नया घर देखकर बहुत उत्साहित होती है। एफिल अपने लिए केल्विन के बगल वाला कमरा चुनती है और जेरार्ड बेसमेंट में अपनी ट्रेनिंग की जगह बनाने चला जाता है। तभी वहाँ वही एलिया और लूका आती हैं जिन्हें केल्विन ने पहले बचाया था। केल्विन ने उन्हें अपने घर में नौकर के तौर पर काम पर रख लिया था ताकि वो सुरक्षित रह सकें। रात के समय केल्विन सुकून से गर्म पानी के टब में नहाता है और अपनी अब तक की यात्रा के बारे में सोचता है। तभी अचानक उसे एहसास होता है कि कमरे में कोई और भी है। ये कोई और नहीं बल्कि उसकी देवी मेल्फिना थी जिसने आखिरकार एक इंसानी शरीर धारण कर लिया था ताकि वो केल्विन के साथ इस दुनिया में रह सके। केल्विन को भी मानना पड़ता है कि वो वाकई बहुत खूबसूरत है। अगले दिन की शुरुआत काफी मजेदार होती है जब केल्विन की टीम की सबसे बेहतरीन कुक एफिल सबके लिए खाना बनाती है और मेल्फिना पहली बार उसके हाथ का स्वाद चखती है। मेल्फिना को एफिल का खाना इतना पसंद आता है कि वो उसकी तारीफ करते नहीं थकती और कहती है कि जैसा उसने सुना था एफिल का खाना वाकई में लाजवाब है। तभी वहां पर सेरा आती है और वो मेल्फिना को देख रही थी। सेरा पूछती है कि ये खूबसूरत औरत आखिर कौन है क्योंकि उसने आज से पहले उसे कभी नहीं देखा था। केल्विन अभी परिचय देने ही वाला था कि मेल्फिना खुद अपना परिचय देती है और कहती है कि वैसे तो वे पहली बार मिल रहे हैं लेकिन फिर भी उनके बीच एक गहरा रिश्ता है। वो बताती है कि उसका नाम मेल्फिना है और उसे पिछली रात ही इस दुनिया में पूरी तरह से समन किया गया है। सेरा जैसे ही मेल्फिना का नाम सुनती है वो दंग रह जाती है और उसे यकीन नहीं होता कि उसके सामने खुद वो देवी खड़ी है जिसकी लोग पूजा करते हैं। मेल्फिना को भी इस बात का अंदाजा था कि सेरा के मन में उसे लेकर काफी उलझने हो सकती हैं क्योंकि सेरा के पिता यानी डेमन किंग गुस्ताव के साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें देवताओं का हाथ माना जाता था। लेकिन सेरा कहती है कि उसे मेल्फिना से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि उसके पिता ने अपनी सीमाएं पार कर दी थी और वैसे भी मेल्फिना ने उस हीरो को समन नहीं किया था जिसने उसके पिता को हराया था, इसीलिए उन दोनों के बीच दुश्मनी की कोई वजह नहीं बनती। बातों बातों में मेल्फिना मजाक में कहती है कि उसे लगा था केल्विन अपनी इस नई जिंदगी में किसी नई मिस्ट्रेस यानी प्रेमिका को घर ले आया होगा। तभी वो कहती है कि वो केल्विन
केल्विन की पत्नी है, कोई मिस्ट्रेस नहीं। और ये सुनकर वहां मौजूद एफिल केल्विन का मुंह साफ करने लगती है क्योंकि केल्विन खाना खाते हुए थोड़ा गंदा हो गया था। इसके बाद मेल्फिना केल्विन को बताती है कि उसने मेल्फिना को समन कर लिया है, इसलिए वो उसे एक इनाम देना चाहती है। वो कहती है कि केल्विन ने अब तक बहुत मेहनत की है और एक गॉड ऑफ रीइंकार्नेशन की देवी होने के नाते वो उसे अपनी विशेष कृपा देना चाहती है। केल्विन पूछता है कि क्या ये वैसी ही कृपा है जैसी एफिल को फायर ड्रैगन किंग से मिली है। तो मेल्फिना बताती है कि ये उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। इस कृपा के दो बड़े फायदे हैं, जिसमें से पहला ये है कि महीने में एक बार केल्विन पर होने वाला कोई भी ऐसा हमला जो उसकी जान ले सकता है वो पूरी तरह से बेअसर हो जाएगा। ये सुनकर सेरा काफी खुश हो जाती है और कहती है कि अब वो ट्रेनिंग के दौरान केल्विन पर बिना रुके और पूरी ताकत से हमला कर सकती है, क्योंकि उसे पता है कि केल्विन अब आसानी से नहीं मरेगा। और इसका दूसरा फायदा है हीरोज को समन करने की शक्ति। केल्विन इस बारे में काफी सोचने लगता है और वो ट्रेनिंग ग्राउंड में अपनी स्किल्स का अभ्यास करते हुए खुद से सवाल करता है कि आखिर एक हीरो होता क्या है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि जो डेमन किंग को हरा दे वही हीरो है, लेकिन केल्विन को लगता है कि डेमन किंग को तो कोई भी एस रैंक का एडवेंचरर या फिर ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का कोई महान योद्धा भी हरा सकता है, तो फिर हीरोज को ही अलग से दूसरे लोग से बुलाने की क्या जरूरत है। इसी सोच विचार के दौरान मेल्फिना और सेरा के बीच एक छोटा सा बैटल भी होता है, जहां दोनों अपनी पावर सबको दिखाती है। बाद में पूरी टीम गर्म पानी के झरने में नहाते हुए आराम करती है। वहां मौजूद लड़कियां आपस में बात करती हैं कि केल्विन काफी खोया खोया सा लग रहा है और उन्हें लगता है कि वो मेल्फिना द्वारा बताई गई हीरोज वाली बात पर ही विचार कर रहा है। मेल्फिना चुपके से केल्विन के पास जाती है और उसे चॉकलेट खिलाते हुए पूछती है कि क्या उसके मन में कोई सवाल है। केल्विन उससे पूछता है कि आखिर इस दुनिया को हीरोज की जरूरत क्यों पड़ती है। तब मेल्फिना उसे डेमन किंग के बारे में एक कड़वा सच बताती है। वो कहती है कि इस दुनिया में डेमन किंग का आना एक प्राकृतिक चक्र की तरह है जिसे रोका नहीं जा सकता, और हर डेमन किंग के पास पपियास नाम की एक खास स्किल होती है जो उनके अंदर की बुराई को इतना बढ़ा देती है कि उसका पर्सनैलिटी पूरी तरह से बदल जाता है, और साथ ही ये स्किल उन्हें किसी भी तरह के नुकसान से बचाती है। उन्हें हराने के लिए हीरोज की जरूरत पड़ती है क्योंकि हीरोज दूसरे वर्ल्ड से आते हैं और उनकी पावर इस दुनिया के रूल्स से अलग होती है जो डेमन किंग की इमॉर्टैलिटी को खत्म कर सकती है। केल्विन पूछता है कि क्या किसी मासूम को उनकी मर्जी के बिना दूसरे लोग से यहाँ खींच लाना सही है। तब मेल्फिना उसे रीइंकार्नेशन समन के जरिए समन करने का ऑप्शन देती है। वो समझाती है कि समन करने के दो तरीके होते हैं, जिसमें पहला है टेलीपोर्टेशन जो लिविंग ह्यूमन बीइंग को यहाँ ले आता है, और दूसरा है रीइंकार्नेशन जो किसी मर चुके व्यक्ति की आत्मा को बुलाकर उसे एक नया शरीर देता है। केल्विन को पता चलता है कि वो खुद भी रीइंकार्नेट हुआ है और इसी वजह से उसे अपनी स्किल्स चुनने का मौका मिला था। मेल्फिना कहती है कि अगर केल्विन चाहे तो वो एक ऐसी आत्मा को चुन सकता है जो पहले ही अपनी दुनिया में मर चुकी हो, ताकि उसे यहाँ एक नई जिंदगी मिल सके। केल्विन अपनी टीम से सलाह करता है और आखिरकार फैसला लेता है कि वो एक हीरो को समन करेगा। वो अपनी सारी जादुई ताकत यानी एमपी को दांव पर लगा देता है ताकि वो सबसे शक्तिशाली हीरो को बुला सके। समन करने की प्रक्रिया शुरू होती है और काफी देर बाद उनके सामने एक छोटी सी बच्ची आती है। केल्विन उस बच्ची से मिलता है जो काफी डरी हुई लग रही थी। वो उसे अपना परिचय देता है और बताता है कि वो एक एडवेंचरर है। वो बच्ची अपना नाम रियो साइकी बताती है और उसे याद आता है कि एक फरिश्ते ने उससे कहा था कि वो दूसरी दुनिया में जा रही है। रियो को जैसे ही पता चलता है कि केल्विन ने ही उसे ये नई जिंदगी दी है, वो रोने लगती है और बार बार उसका शुक्रिया अदा करती है। केल्विन घबरा जाता है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, लेकिन मेल्फिना उसे भरोसा दिलाती है कि ये सबसे बेहतरीन समन है। कुछ समय बाद जब रियो शांत होती है तो वो केल्विन को अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताती है। वो कहती है कि अपनी पिछली दुनिया में वो हमेशा बीमार रहती थी और कभी घर से बाहर नहीं निकल पाई थी। उसने पूरी जिंदगी सिर्फ विंडो से बाहर की दुनिया देखी थी और एडवेंचर की स्टोरी के सहारे अपनी जिंदगी काटी थी। उसके लिए ये नई जिंदगी किसी सपने जैसी थी जहां वो भाग सकती थी और खुली हवा में सांस ले सकती थी। केल्विन उसे बताता है कि वो भी उसी की तरह दूसरी दुनिया से आया है और उसे अपनी पुरानी यादें तो नहीं है, लेकिन वो इस दुनिया में काफी खुश है। वो रियो को ऑफर देता है कि वो उसकी छोटी बहन बनकर रह सकती है ताकि लोग उसके काले बालों और अलग पहचान पर सवाल न उठाएं। रियो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो हमेशा से एक भाई चाहती थी। वो केल्विन को बड़े भाई केल कहकर बुलाने का फैसला करती है और अपना नाम बदलकर रियन रख लेती है क्योंकि वो हमेशा अपनी कहानियों में इसी नाम का इस्तेमाल करती थी। केल्विन मुस्कुराते हुए रियन का अपनी टीम में वेलकम करता
करता है। उसके बाद कहानी अगले दिन से शुरू होता है, जहाँ केल्विन की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसके बिस्तर पर एफिल, रियन और मेल्फिना सोया हुआ है। केल्विन को याद आता है कि रात को डिनर के वक्त इन लोगों के बीच इस बात को लेकर बहस हो रही थी कि केल्विन के बगल में कौन सोएगा, और लगता है कि कोई नहीं जीता। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि केल्विन अपनी पूरी टीम के साथ डार्क पर्पल फॉरेस्ट नाम के एक जंगल में पहुंच जाता है। ये जंगल देखने में बिल्कुल किसी वीडियो गेम के डंजन जैसा लग रहा है। रियन इसे देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और इधर उधर भागने लगती है। तभी एली उससे पूछती है कि रियन का यहाँ आना तो समझ आता है क्योंकि वो ट्रेनिंग कर रही है, लेकिन हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? केल्विन समझाता है कि भले ही तुम दोनों नौकरानियां हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सेफ्टी के लिए अपना लेवल थोड़ा बढ़ा लो। एली थोड़ी घबराई हुई है क्योंकि उसने कभी किसी मॉन्स्टर से लड़ाई नहीं की है। केल्विन उन्हें भरोसा दिलाता है कि उन्हें कुछ नहीं करना है, बस जंगल के शुरुआती हिस्से में रहना है। वो अपनी एक्सपीरियंस शेयरिंग स्किल का इस्तेमाल करता है। इस स्किल की खासियत ये है कि जब केल्विन, जेरार्ड या क्लोथो किसी मॉन्स्टर को मारेंगे तो उसका एक्सपीरियंस रियन और इन नौकरानियों को भी मिलेगा और बिना लड़े ही उनका लेवल बढ़ जाएगा। इसी बीच मेल्फिना सबको अलर्ट करती है कि एक शैडो वुल्फ उनकी तरफ बढ़ रहा है। केल्विन सबको मना करता है कि कोई उस पर हमला नहीं करेगा। वो रियन से पूछता है कि क्या उसे कुत्ते पसंद है। रियन कहती है कि उसे पसंद तो है, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से उसने कभी किसी जानवर को छुआ नहीं था। केल्विन उस भेड़िए को अपने पास बुलाता है और अपनी जादुई ताकत से उसे शांत कर देता है। वो उस शैडो वुल्फ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और उसे पालतू बना लेता है। तभी मेल्फिना बताती है कि उर्द की पार्टी भी इसी जंगल में आ रही है। जब उर्द वहां पहुंचता है तो वो केल्विन को इतनी सारी खूबसूरत लड़कियों के साथ देखकर बहुत ज्यादा जलने लगता है। उर्द बताता है कि उसकी टीम यहाँ अपना रैंक बी का प्रमोशन एग्जाम देने आई है, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। मेल्फिना अपनी फार सीइंग स्किल से चेक करती है और पता चलता है कि पूरे जंगल में अब एक भी मॉन्स्टर जिंदा नहीं बचा है। असल में जेरार्ड और क्लोथो ने जंगल के सारे मॉन्स्टर्स को साफ कर दिया था। केल्विन को बहुत बुरा लगता है और वो उर्द से माफी मांगता है। उर्द कहता है कि केल्विन की टीम अब इतनी ताकतवर हो चुकी है कि वो सीधे रैंक एस के एग्जाम के काबिल है। वापस हवेली पर आने के बाद रियन उस शैडो वुल्फ का नाम एलेक्स रखती है। केल्विन कहता है कि अब से एलेक्स रियन का पार्टनर है और वे दोनों साथ में ट्रेनिंग करेंगे। इसके बाद जेरार्ड रियन की तलवारबाजी की ट्रेनिंग शुरू करता है। रियन का स्टेटस देखा जाए तो वो अब लेवल 65 पर पहुंच चुकी है और उसके पास हीरो ऑफ पार्ट का टाइटल है। रात के वक्त जब सब सो रहे होते हैं, केल्विन और सेरा छत पर पहरा दे रहे होते हैं। मेल्फिना ने पहले ही बता दिया था कि कुछ लोग हवेली के चारों तरफ छिपे हुए हैं। केल्विन अपनी स्किल से चेक करता है तो पता चलता है कि कुल 14 लोग हैं। केल्विन को लगता है कि ये रियन की ट्रेनिंग टेस्ट करने का सबसे अच्छा मौका है। वो रियन को एक खास तलवार देता है जिसका नाम रेजोनेंटिंग मिथ्रिल स्वॉर्ड है। वो रियन को बताता है कि ये उसकी पहली असली लड़ाई है। हमलावर असल में ट्राइसेन नाम के देश के सैनिक हैं। उनका मानना है कि इस हवेली का मालिक उनके लॉर्ड क्रिस्टोफ को पकड़ने में शामिल था, इसलिए वे केल्विन को मारना चाहते हैं। जैसे ही हमलावर हवेली के अंदर घुसते हैं, रियन और एलेक्स उन पर टूट पड़ते हैं और सभी 14 सैनिकों को बड़ी आसानी से हरा देती है। रियन बहुत खुश है कि उसने अपना पहला मिशन पूरा कर लिया। केल्विन क्लोथो को सफाई करने के लिए कहता है और घायल सैनिकों को गिल्ड के हवाले करने का फैसला करता है। उसके बाद कहानी ट्राइसेन देश की तरफ मुड़ता है, जहां सम्राट जेल ट्राइसेन ने अपने 5 जनरलों के साथ एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग को राउंड टेबल कहा जा रहा है। वहां सम्राट का बेटा एजग्रैड, जनरल ट्रिस्टन, जनरल डैन और राजकुमारी शुटोरा मौजूद है। ट्रिस्टन कहता है कि हमें दूसरे देशों पर हमला कर देना चाहिए क्योंकि हमारी सेना सबसे ज्यादा ताकतवर है और बाकी देश शांति में रहकर कमजोर हो चुके हैं। जनरल डैन और राजकुमारी शुटोरा इस युद्ध के खिलाफ हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब भी सही वक्त नहीं है। वोटिंग होती है और फैसला टाई हो जाता है। अब आखिरी फैसला 5वें जनरल क्लाइव के हाथ में है, जो अभी तक मीटिंग में नहीं पहुंचा है। सम्राट क्लाइव को बुलाने का आदेश देते हैं। क्लाइव अपनी जादुई सेना के हेडक्वार्टर में बैठा हुआ है और वो काफी अजीब किस्म का इंसान है। जब उसे मीटिंग में बुलाने के लिए जाता है तो वो बहुत चिढ़ जाता है और वो एक सिपाही से बहुत ही अजीब सवाल पूछता है कि क्या मैं सुंदर हूँ।